देखिए कि जैक बोर्ड क्लास 10 कर इतिहास कर यानी 5वां पाठ, ठीक है। और पाठ करना है कि मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। ये इतिहास वाला है कि हिस्ट्री वाला, ठीक। मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया एक सवाल जवाब के हम एखन देखा। पहला सवाल का कहता है निम्नलिखित के कारण देखा है। वुड ब्लॉक प्रिंट या तख्ती की छपाई यूरोप में 1295 के बाद है। इकर कारण बताओ। तो इकर उत्तर है देख, वुड ब्लॉक प्रिंट या तख्ती की छपाई यूरोप में 1295 के बाद अलग। इकर का कारण रह सके देख। 1295 ईस्वी में मार्को पोलो नामक एक महान खोजी यात्री चीन में काफी साल तक खोज करलक, ओकर बाद इटली वापस लौटलक, ठीक। फिर दूसरा कारण रहे चीन के पास वुड ब्लॉक यानी काठ की तख्ती वाली छपाई की तकनीक पहले से मौजूद थी। मार्को पोलो यह ज्ञान अपने साथ लेकर लौटा, ठीक। फिर तीसरा पॉइंट है, तीसरा कारण है इसके बाद से ही इतालवी भी तख्ती की छपाई से किताबें निकालने लगे और जल्दी यह तकनीक बाकी यूरोप में फैल गई। सब कारण रहे। वुड ब्लॉक प्रिंट या तख्ती की छपाई यूरोप में 1295 के बाद आई, फिर कारण ही रहे। देख, वुड ब्लॉक प्रिंट या तख्ती की छपाई यूरोप में 1295 दिसन देख, दिसन फोटो है, मस्त है। देख ख नंबर में मार्टिन लूथर मुद्रण के पक्ष में था और उसने इसकी खुलेआम प्रशंसा की। तो इकर उत्तर देख, 16वीं सदी में रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों यानी चर्च तथा मठों में फैले भ्रष्टाचार को दूर करने के उद्देश्य से लूथर ने चर्च की आलोचना की एवं शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दी, ठीक है। उसके लेख बड़ी संख्या में छपने लगे और लोग पढ़ने लगे। कुछ ही हफ्तों में न्यू टेस्टामेंट के लूथर के अनुवाद की 5000 प्रतियां बिक गई। प्रिंट तकनीकी के बिना यह असंभव था। इसी कारण लूथर प्रिंट तकनीक के पक्ष में था और इसकी प्रशंसा करता था। समझ ले कितना मान बेचाए रहे, चले तो प्रति करत रहे, पूरा प्रशंसा तारीफ करत रहे लूथर प्रिंट तकनीक यानी। अब देख ग नंबर में देखो, रोमन कैथोलिक चर्च ने 16वीं सदी के मध्य से प्रतिबंधित किताबों की सूची रखनी शुरू कर दी। रोमन कैथोलिक चर्च ने 16वीं सदी के मध्य से प्रतिबंधित किताबों की सूची रखनी शुरू कर दी। देखो, रोमन कैथोलिक चर्च ने 16वीं सदी के मध्य से प्रतिबंधित किताबों की सूची रखनी शुरू कर दी, क्योंकि छपे हुए लोकप्रिय साहित्य के बल पर शिक्षित लोग धर्म की अलग अलग व्याख्याओं से परिचित हुए। 16वीं सदी तक इटली की आम जनता ने किताबों को पढ़ना शुरू कर दिया था। आम जनता उन किताबों के अध्याय पर बाइबिल के नए अर्थों से परिचित होने लगे। ये लोग पुस्तकों के माध्यम से ईश्वर और सृष्टि के सही अर्थ को समझ पाए। इससे रोमन कैथोलिक चर्च में काफी प्रतिक्रिया हुई। ऐसे धर्म विरोधी विचारों को दबाने के लिए रोमन चर्च ने धर्मद्रोहियों को सुधारना आवश्यक समझा। अतः रोमन चर्च ने प्रकाशकों और पुस्तक विक्रेताओं पर कई तरह की पाबंदियां लगाई गई और 1558 ईस्वी में प्रतिबंधित किताबों की सूची रखने लगे। माने जो एक बैंड लगा रहे हैं वो किताब पर सूची फिर से रखना शुरू कर रहे हैं। समझ ले, बहुत अर्थपूर्ण किताब बन रहे, प्रतिबंधित किताबों की सूची रखने लगे, ठीक। देख अगला सवाल है, महात्मा गांधी ने कहा कि स्वराज की लड़ाई दरअसल अभिव्यक्ति, प्रेस और सामूहिकता के लिए लड़ाई है। महात्मा गांधी ने कहा कि स्वराज की जो लड़ाई है दरअसल अभिव्यक्ति, प्रेस और सामूहिकता की लड़ाई। तो महात्मा गांधी ने स्वराज की लड़ाई को दरअसल अभिव्यक्ति, प्रेस और सामूहिकता की लड़ाई कहा, क्योंकि ब्रिटिश भारत की सरकार इन 3 आजादियों को दबाने की कोशिश कर रही थी। लोगों की स्वतंत्र अभिव्यक्ति, पत्र पत्रिकाओं की वास्तविकता को व्यक्त करने की आजादी और सामूहिक जनमत को बल प्रयोग व मनमाने कानूनों द्वारा दबाया जा रहा था। इसलिए गांधी ने इन 3 आजादियों के लिए संघर्ष को ही स्वराज की लड़ाई कहा। समझ में आया? मतलब मनमाने कानूनों द्वारा दबाया जा रहा था। जनमत को बल प्रयोग माने स्वतंत्र अभिव्यक्ति, पत्र पत्रिकाओं की वास्तविकता को व्यक्त करने की आजादी और सामूहिक जनमत के बल प्रयोग मनमाने कानूनों द्वारा दबाया जा रहा। इसीलिए गांधी ने इन 3 आजादियों के लिए संघर्ष को ही स्वराज, ठीक।
छोटी टिप्पणी में इनके बारे में बताना है। गुटेनबर्ग प्रेस, गुटेनबर्ग प्रेस का है तो देख, गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस मॉडल 1448 ईस्वी में बनाया। इस प्रेस में स्क्रू से लगा एक हैंडल होता था। हैंडल की मदद से स्क्रू घुमाकर प्लाटेन की गीले कागज पर दबा दिया जाता था। गुटेनबर्ग ने रोमन वर्णमाला के तमाम 26 अक्षरों के लिए टाइप बनाए। इसमें यह प्रयास किया गया कि इन्हें इधर-उधर यानी मूव कराकर या घुमाकर शब्द बनाए जा सकें। ये हो गया गुटेनबर्ग प्रेस। 1448 ईस्वी में बनाए रहे, ठीक है। मतलब एगो स्क्रू लगाल रहे और हैंडल रहे, माने कि घुमाए के, माने एक तो देख स्क्रू से घुमाए के प्लाटेन के गीले कागज पर दबाए देते रहे और गुटेनबर्ग के रोमन वर्णमाला के 26 अक्षर को रहे, ठीक है। और एकर में ये प्रयास कर रहे कि ये अक्षर के हिने होने घुमाए के शब्द बनाल जात रहे, माने एडजस्ट करे खुद रहे सन टाइप रहे, इधर उधर यानी मूव कराकर या घुमाकर शब्द बनाए जा सके, तो प्रयास हो रहे गुटेनबर्ग प्रेस, ठीक। देखबे फोटो एडिशन रहे प्रेस मॉडल 1448 में। यही कारण है कि इसे मूवेबल टाइप प्रिंटिंग मशीन के नाम से जाना गया और यह अगले 300 सालों तक छपाई की बुनियादी तकनीक रही। ये छपाई के लिए तख्ती पर खास आकार उकेरने की पुस्तक तकनीकी की तुलना में अब किताबों का इस तरह छापना बहुत तेज हो गया। इसके परिणाम स्वरूप गुटेनबर्ग प्रेस 1 घंटे में 250 पन्ने यानी एक साइड छाप सकता था। इसमें छपने वाली पहली पुस्तक बाइबल थी। देख बाइबल एक से छप रहे। छपी किताबों को लेकर इरस्मस के विचार। देख लातिन के विद्वान और कैथोलिक धर्म सुधारक इरस्मस, जिसने कैथोलिक धर्म की ज्यादतियों की आलोचना की, प्रिंट को लेकर बहुत आशंकित था। उसने एडेजेज में लिखा, किताबें भिनभिनाती मक्खियां की तरह है। दुनिया का कौन सा कोना है जहां ये नहीं पहुंच पाती। हो सकता है कि जहां तहां एकाध जानने लायक चीजें भी बताएं, लेकिन इनका ज्यादा हिस्सा तो विद्वता के लिए हानिकारक ही है, बेकार ढेर है, क्योंकि अच्छी चीजें की अति भी हानिकारक ही है। इससे बचना चाहिए। मुद्रक दुनिया को सिर्फ तुच्छ चीजें से ही नहीं पट रहे, बल्कि बकवास, बेवकूफ, सनसनीखेज, धर्म विरोधी, अज्ञानी और षड्यंत्रकारी किताबें छपते हैं और उनकी तादाद ऐसे हैं कि मूल्यवान साहित्य का मूल्य ही नहीं रह जाता। मैं लटर पटर किताब इतना है नहीं कि अच्छा किताब कर में लोई ही जाए। ये रसमत कर विचार रहे, ठीक है। अगला है वर्नाक्यूलर या देसी प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर या देसी प्रेस एक्ट क्या रहे? वर्नाकुलर या देसी प्रेस एक्ट अंग्रेजी सरकार ने 1857 की क्रांति के बाद प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसी संदर्भ में आयरिश प्रेस कानून के तर्ज पर 1878 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू कर दिया गया। इससे सरकार को भाषाई प्रेस में छपी रपट और संपादक का सेंसर करने का व्यापक अधिकार मिल गया। सरकार विभिन्न प्रदेशों में छपने वाले भाषाई अखबारों पर नियमित नजर रखने लगी। इस एक्ट में अखबारों को जब्त किया जा सकता था और छपाई की मशीनें छीन ली जा सकती थी। ये हो गया वर्नाक्यूलर वाला, ठीक। 19वीं सदी में भारत में मुद्रण संस्कृति के प्रसार का इनके लिए क्या मतलब था? तीसरा सवाल है कि महिलाएं, भारत में मुद्रण संस्कृति के प्रसार का इनके लिए क्या मतलब था, वो क्या बताएगा। 19वीं सदी में भारत में मुद्रण संस्कृति के प्रसार का इनके लिए क्या मतलब था? महिलाएं, देख एक उत्तर 19वीं सदी में भारत में मुद्रण संस्कृति के प्रसार का महिलाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ा। महिलाओं के जीवन में परिवर्तन आया। उदारवादी परिवारों ने महिलाओं की शिक्षा का समर्थन किया, वहीं रूढ़िवादी परिवारों ने महिला शिक्षा पर रोक लगा दी। इसके विपरीत प्रतिक्रिया हुई और अधिकांश दलित महिलाओं ने चोरी छिपे रसोई घर में पढ़ाई करने आरंभ कर दिया। देखा तो लुक के पढ़ते रहे। कुछ मिलकर मुद्रण संस्कृति ने
भारतीय महिलाओं में आत्मविश्वास की भावना भरने में सहायता की। रसवा घरे लिख लिख के पढ़ते रहे। भारत में मुद्रण संस्कृति के प्रसार का महिलाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ा था, ठीक है नहीं। जीवन में परिवर्तन आया था। उदारवादी परिवार महिलाओं को शिक्षा का समर्थन किया। महिलाओं की शिक्षा का समर्थन कर रहे हैं, ठीक है। रूढ़िवादी परिवार ने महिला शिक्षा पर रोक लगा दी थी। इसके विपरीत प्रतिक्रिया हुई थी। अधिकांश दलित महिलाओं ने चोरी छिपे यानी रसोई घर में पढ़ना आरंभ कर दिया। कुल मिलाकर मुद्रण संस्कृति ने भारतीय महिला पर आत्मविश्वास की भावना भरने में बहुत सहायता की थी, ठीक है। खाना नंबर में है गरीब जनता। अब गरीब जनता देख 19वीं सदी के मद्रासी शहरों में काफ़ी सस्ती किताबें चौक चौराहा पर बेची जा रही थी, जिसके कारण गरीब लोग भी बाजार से उन्हें खरीदने की स्थिति में आ गए थे। बंगलौर के सूती मिल मजदूरों ने खुद को शिक्षित करने के ख्याल से पुस्तकालय बनाया, जिसकी प्रेरणा उन्हें बम्बई के मिल मजदूरों से मिली थी। समाज सुधारकों ने मजदूरों के प्रयास को संरक्षण दिया। मजदूरों के बीच नशाखोरी कम करने, साक्षरता लाने और राष्ट्रवाद का संदेश पहुंचाने में मुद्रण की सराहनीय भूमिका रही। जो लोग फूड ब्लॉग बनाते थे, उन्हें छापे खाने में नौकरी मिलने लगी। वाह, नौकरी भी देते हैं। 19वीं सदी के मद्रासी शहरों में काफी सस्ती किताब थी। देख सुधारक इकर उत्तर देख 19वीं सदी के भारतीय सुधारकों ने अपने सुधारवादी विचारों को फैलाने के लिए मुद्रण संस्कृति को एक सबसे कारगर माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया। उन्होंने कई देसी भाषाई अंग्रेजी और हिंदी के अखबारों का प्रकाशन आरंभ किया, जिनसे वे सस्ती प्रथा, बाल विवाह, मूर्ति पूजा, जाति प्रथा आदि कुरीतियों के विरोध का आह्वान करते थे। मुद्रण संस्कृति ने उन्हें धार्मिक अंधविश्वासों को तोड़ने और आधुनिक सामाजिक राजनीतिक विचारों को फैलाने का मंच प्रदान किया। अब देख अगला सवाल है, 18वीं सदी के यूरोप में कुछ लोगों को ऐसा लगता था कि मुद्रण संस्कृति से निरंकुशवाद का अंत और ज्ञानोदय होगा। 18वीं सदी के यूरोप में कुछ लोगों को ऐसा लगता था, ठीक है। एक उत्तर 18वीं सदी के यूरोप में यह विश्वास बन गया था कि किताबों के जरिए प्रगति और ज्ञानोदय होता है। बहुत सारे लोगों का यह मानना था कि किताबें दुनिया बदल सकती है। मुद्रण संस्कृति निरंकुशवाद और आतंकी राजता के समाज को मुक्ति दिलाकर ऐसा दौर लाएगी जब विवेक और बुद्धि का राज होगा। 18वीं सदी में फ्रांस के एक उपन्यासकार लुई सेबेस्तियन यानी मार्सिये ने घोषणा की, छापाखाना प्रगति का सबसे बड़ा ताकतवर औजार है। इससे बन रही जनमत की आंधी में निरंकुशवाद। अगला सवाल, कुछ लोग किताबों को सुलभता को लेकर चिंतित क्यों थे? यूरोप और भारत में एक एक उदाहरण लेकर समझाएं। एक कुछ लोग किताबों की सुलभता को लेकर चिंतित थे क्योंकि उन्हें भय था कि इनसे विद्रोह और अधार्मिक विचारों का प्रस्फुटन होगा। उदाहरण देख, यूरोप रोमन कैथोलिक चर्च ने प्रतिबंधित पुस्तकों का सूचीबद्ध करके मुद्रित पुस्तकों को रोकने की कोशिश की। भारत वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ने भारतीय प्रेस और बहुत से स्थानीय अखबारों पर प्रतिबंध थोप दिया था। प्रतिबंध लगा दे रहे हैं, रोक लगा दे रहे हैं, ठीक। फिर अगला सवाल है, 19वीं सदी में भारत में मुद्रण संस्कृति के प्रसार का गरीब जनता पर क्या प्रभाव पड़ा? 19वीं सदी में भारत में मुद्रण संस्कृति के प्रसार का गरीब जनता पर क्या प्रभाव पड़ा? तो उत्तर है नहीं। 19वीं सदी के मद्रासी शहरों में काफी बोला नहीं है, 19वीं सदी में भारत के है ना ये वाला मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की, संक्षिप्त में समझाएं। तो मुद्रण संस्कृति देख भारत में राष्ट्रवाद के विकास का एक शक्तिशाली माध्यम बन गया, जिससे राष्ट्रवादी भारतीय देशभक्ति की भावनाओं का प्रसार, आधुनिक आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विचारों के प्रसार तथा जनसाधारण में जागृति का विकास हुआ। प्रेस के माध्यम से राष्ट्रवादियों के लिए अपने विचारों को जन जन तक पहुंचाना आसान हो गया। मुद्रण
ने जनसाधारण को स्वतंत्रता के लिए सर्वस्व समर्पण करने की प्रेरणा दी। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास का आनंदमठ का गीत वंदे मातरम भारत के जन जन के लिए स्वाधीन एवं देशभक्ति के स्रोत बन गया। अरे वाह, पाठ तो खत्म हो गया। चल ज्यादा समझा के क्या रही कर पढ़ते गए अपने समझ में आते गई।